दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया बैन और कैपिटल बिल्डिंग राइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में हैं। पहले ट्रंप समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल राइट्स, फिर उसके बाद सोशल मीडिया द्वारा ट्रंप का बहिष्कार और अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। इन सब वजहों से डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में है। तो आपको पता ही होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और ये पूरा किस्सा क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्विटर का कहना है कि ऐसा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका को देखते हुए किया गया है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्विटर ने यह फैसला क्यों किया। देखिए, 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हिंसक समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल बिल्डिंग में जो उत्पात मचाया, उसके कारण ट्विटर ने यह फैसला लिया। इसके अलावा लगातार गलत सूचना फैलाना, फर्जी खबरें और हिंसा के लिए उकसाना इत्यादि भी ट्विटर से ट्रंप के निलंबन के मुख्य कारण रहे। आगे बात करते हैं हम। पहले ट्विटर ने उन्हें 48 घंटों के लिए बैन किया था और चेतावनी दी थी कि दोबारा भड़काने वाली ट्वीट ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप के ट्वीट जारी रहे और तब फाइनली ट्विटर ने उनके रियल डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट को परमानेंट बैन कर दिया। ट्विटर का कहना था कि किसी का भी अकाउंट नियमों से परे नहीं हो सकता और ट्विटर का इस्तेमाल हिंसा फैलाने में नहीं किया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ट्विटर पर हमला बोला कि वह डेमोक्रेट्स और लेफ्टिस्ट के साथ मिलकर फ्री स्पीच को खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने इस कार्रवाई को फर्स्ट अमेंडमेंट राइट टू फ्री स्पीच का उल्लंघन बताया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो ट्रंप ने जिस चीज का जिक्र किया है कि अमेरिकी संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अमेरिकी संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट सरकार को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो धर्म को अपनाने की आज़ादी, स्पीच की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, विधानसभा की आज़ादी इत्यादि को समाप्त करते हैं। अगर किसी के ट्वीट से हिंसा भड़कती है तो इसे फ्री स्पीच के दायरे में नहीं रख सकते और इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली। अब बात ये उठती है कि क्या ट्रंप फेसबुक या ट्विटर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब तो ये है कि फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिकी सरकार के लिए है, न कि ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। उनके लिए वही कानून चलेगा जिसे उन्होंने अपनी रूल बुक में तय किया है। अगर किसी को यूज करना है तो उसके टर्म और कंडीशन को मानना होगा। अब ट्विटर और फेसबुक ने यूजर्स के लिए कुछ खास कायदे कानून तय किए हैं जिसके दायरे में रहकर ही ट्वीट किया जा सकता है। इन कायदों में देखिए 3 सबसे जरूरी बात है, वो बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हिंसा भड़काना, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाना या चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाना, ये सब काम ट्विटर और फेसबुक के रूल बुक में गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और इन 3 पॉलिसीज में से 2 रूल राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गए। उनके ट्वीट से हिंसा भड़की और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का घोर उल्लंघन है। और इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखकर ही ट्विटर और फेसबुक ने पहली ही नजर में ट्रंप को बैन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आखिर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कलंकित क्यों हुआ? तो इसका एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप की जिद। जी हां, 6 जनवरी को ट्रंप के समर्थकों ने देश की संसद, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पर हमला बोल दिया था। अब दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल क्या है? तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के शासन और प्रशासन का केंद्र कैपिटल हिल को माना जाता है और इस कैपिटल हिल में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी कांग्रेस, अब अमेरिकी कांग्रेस का अगर मतलब हम आपको बताएं तो जो वहाँ इस अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस 2 चीज़ें होती हैं। जैसे भारत में संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक इसी प्रकार अमेरिकी कांग्रेस में जो अपर हाउस है वो सीनेट है और लोअर हाउस जो है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो इस यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि शामिल है और इसी एरिया में अमेरिकन आर्ट एंड हिस्ट्री का म्यूजियम भी स्थित है। इसके अलावा ये एक रिहायशी इलाका भी है और इसलिए ये एक पॉश इलाका भी है। अब आगे बात करते हैं। इस घटना में कुल 5 लोग मारे गए थे और दुनिया भर में इस घटना की निंदा हुई और ट्रंप ने इसके बाद भी ऐसे ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने समर्थकों की तारीफ की। अब दोस्तों, अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला क्यों हुआ? तो इस पूरे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पर हुए इस हमले की कहानी शुरू होती है नवंबर 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव से।
अब आगे देखिए, कोरोना वायरस को संभालने में ट्रंप की नाकामी अमेरिकी चुनाव में मुख्य मुद्दा बनी। ट्रंप महामारी को मामूली फ्लू तो कभी चीनी वायरस बताते रहे। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी मारे गए, लाखों बेरोजगार हो गए और अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। अब चुनाव के नतीजे आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो इस चुनाव को जीत गए हैं और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। हालांकि ट्रंप ने इन चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं किया और बार बार यही कहा कि वो इस चुनाव के विजेता है और चुनाव में धांधली हुई है। हालांकि इस संबंध में कोई भी पुख्ता सबूत वो पेश नहीं कर पाए। और ट्रंप के समर्थकों की अगर बात करें तो उन्होंने ट्रंप की बात पर विश्वास किया। समर्थकों का कहना था कि चुनाव में चोरी से उनके नेता को हराया गया है। अब आगे बात करें तो कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने अपने समर्थकों से राजधानी वॉशिंगटन डीसी आने और संसद को चुनौती देने को कहा था। अब दोस्तों आगे बात होती कि 6 जनवरी ही क्यों? तो 6 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की जीत की संवैधानिक पुष्टि होनी थी। जी हां, और 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में शांति की बात की, लेकिन अंत आते आते चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमें पूरे दमखम से लड़ना होगा। अगर हम अपने पूरे दमखम से नहीं लड़े तो अपना देश खो देंगे। राष्ट्रपति ने बढ़ती भीड़ को व्हाइट हाउस से 2 मील दूर संसद भवन की ओर मार्च करने के लिए उकसाया और राष्ट्रपति के उकसाने पर भीड़ चोरी रोको, रबिश जैसे नारे लगा रही थी। दोस्तों यहां यह बताना भी जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रपति के समर्थक स्टॉप द स्टील का नारा भी लगा रहे थे, साथ ही क्रैकन और रिलीज द क्रैकन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ट्विटर पर कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि वीडियो, तस्वीरों, ग्राफिक्स के जरिए हैशटैग स्टॉप द स्टील की आवाज बुलंद की जाने लगी। जहां भी देखो सोशल मीडिया पे हैशटैग स्टॉप द स्टील चल रहा था और इसका मतलब था कि मतदान में धांधली रोकना। और इस हैशटैग का संदेश स्पष्ट था बिल्कुल कि ट्रंप भारी मतों से जीत चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठी ताकतें उनसे इस जीत को चुरा रही है। और यहां तक कि स्टॉप द स्टील नाम से एक फेसबुक समूह भी बन गया, जो कि फेसबुक के इतिहास में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला समूह साबित हुआ। और सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी दावा किया जा रहा था कि इलेक्शन में हजारों ऐसे लोगों के वोट्स डाले गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वोट गिनने वाली मशीन ट्रंप के वोट्स को बिडेन के वोट्स में गिन रही है। अब स्टॉप द स्टील की अगर थोड़ी सी बात करें तो स्टॉप द स्टील का जिक्र सबसे पहले सन 2016 में आया था, जब रोजर स्टोन नामक रिपब्लिकन पार्टी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने स्टॉप द स्टील नामक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य था 2016 के इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा करना तथा होने वाले चुनावों में धांधली को रोकना। अब क्रैकन की बात कर ले तो क्रैकन का जिक्र स्कैंडिनेवियन लोक कथाओं में आता है, जो विशालकाय समुद्री राक्षस है जो अपने दुश्मनों को खाने के लिए बाहर निकलता है। तो जी हां, ये क्रैकन का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। अब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कानूनी टीम कोर्ट में दर्जनों केस दायर कर चुकी थी। हालांकि कई अदालतों ने चुनाव में धांधली के उनके आरोपों को खारिज कर दिया। जैसे जैसे ट्रंप के सामने कानूनी और राजनीतिक दरवाजे बंद हो रहे थे, वैसे वैसे ट्रंप समर्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हिंसक हो रहे थे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का भाषण खत्म होने लगा, एक अलग तरह का ड्रामा संसद के अंदर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बिल्डिंग में घुसे दंगाइयों की फोटो और वीडियो आने लग गई थी, जो निर्वाचित सदस्यों के दफ्तरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ सुरक्षा अधिकारियों को संसद के निचले सदन में बंदूकें निकालने की तस्वीरें भी सामने आई। कैपिटल में ट्रंप समर्थकों की भीड़ का यूं घुसाना अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब सुरक्षा उल्लंघनों में से एक कहा जा रहा है। कैपिटल से भीड़ को बाहर निकालने के बाद सभी सीनेटर्स को बिडेन की जीत के प्रमाणीकरण के लिए फिर से सीनेट कक्ष में लाया गया। और यहाँ ये आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 1814 के बाद ये पहली बार है जब यूएस कैपिटल पर किसी ने इस प्रकार से कब्जा किया। 1814 के युद्ध के दौरान वर्ष 1814 में यूएस कैपिटल बिल्डिंग को जला दिया गया था। अब इसकी बात करें तो इस घटना को उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन करार दिया और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि इस वक्त हमारे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला हो रहा है, जो हमने आधुनिक युग में कभी नहीं देखा। स्वतंत्रता की पहचान, संसद पर हमला। अब सोशल मीडिया का प्रहार इसके बाद कैसे होता है दोस्तों, वो भी देख लीजिए कि 8 जनवरी को ट्विटर ने ट्रंप समर्थक कुछ प्रभावशाली अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया। और ये वैसे अकाउंट थे जो लगातार षड्यंत्रों को बढ़ावा दे रहे थे और चुनावी नतीजों को पलटने के लिए सीधी कार्रवाई करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। इतना ही नहीं, ट्विटर ने इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी और 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाले ट्रंप के अकाउंट पर पाबंदी लगाने के पीछे ये वजह बताई गई कि उनके ट्वीट से और ज्यादा हिंसा भड़कने का खतरा है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन का यह भी कहना था कि यह असंतोष नहीं था, ये कोई विरोध भी नहीं था, बल्कि दंगाई भीड़ थी और घरेलू आतंकवादी थे। यहां तक कि ट्रंप के आलोचक ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इस हिंसा के लिए फसाद और विद्रोह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इतिहास कैपिटल में हुई हिंसा को राष्ट्र के अपमान और जिल्लत के रूप में याद रखेगा। यहां अगर हम भारत की बात करें तो पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि वो अमेरिका में हुई हिंसक झड़प की खबर से काफी दुखी हैं और लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के नेताओं ने इस हिंसा की आलोचना की है। अधिकांश नेताओं ने कहा है कि इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अब हम बात करते हैं महाभियोग प्रस्ताव की। जी हां, इम्पीचमेंट की बात करें तो दूसरी तरफ 13 जनवरी को ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस यानी जो अमेरिकी संसद है उसके निचले सदन प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया और ट्रंप अपने कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ पद के दुरुपयोग के आरोप में दिसंबर 2019 में भी महाभियोग लेके आए थे। और अब इस प्रस्ताव के बारे में ये जान लीजिए कि इसका सीनेट से पास होना जरूरी है और उसके बाद ही ये प्रक्रिया पूरी होगी। ट्रंप के अलावा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाले जिन नेताओं के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था उनमें एंड्रयू जॉनसन, 1868 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन थे, और 1998 की बात करें तो बिल क्लिंटन शामिल हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। तो दोस्तों, आप ये समझ गए हैं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उसको प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया है। और अब फाइनली अगर सीनेट भी उसको पास कर देता है तो महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाएगा और उनको पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करनी है और हमारे सीनेट का जो अमेरिका की सीनेट है उसकी कार्यवाही 19 जनवरी को होगी। तो मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट तब तक ट्रंप का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो एफबीआई ने जो वार्निंग जारी की है उसके बारे में आप देख लीजिए कि एफबीआई ने चेतावनी दी कि 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दिन अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप समर्थकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आप कटिंग देख सकते हैं, इसमें ये चेतावनी जारी की है एफबीआई ने और दुनिया भर के न्यूज़पेपर की सुर्खी बना है। तो हम देख सकते हैं ये सारे घटनाक्रम को और इसको समझ भी सकते हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि ईरान, रशिया और चीन ने अमेरिका में हुई हिंसा के दौरान भी नकारात्मक रुख बनाए रखा और अमेरिकी सरकारों को इससे सीख लेने की नसीहत भी दी। चीन की मीडिया ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे एक खूबसूरत नज़ारा बताने में भी देर नहीं की। वहीं रूस ने इसे कमज़ोर पड़ती डेमोक्रेसी करार दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।